नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। किसान भाइयों बहनों, अगर आप फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन्नत बीजों का चयन करना होगा और राष्ट्रीय बीज निगम इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में पूसा के अंदर हुए किसान मेले में उन्नत बीजों का वितरण भी किया गया और हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में उन्नत बीजों का इस्तेमाल अपने खेतों में करके फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल करने में कामयाब भी साबित हो रहे हैं। तो आइए इसके ऊपर देते हैं आपको कुछ विशेष जानकारियां। बढ़ती मांग और घटते रकबे ने कृषि उत्पादन पर अतिरिक्त भार डाल दिया है। भार को वहन करने में किसानों की असमर्थता को देखते हुए बीजों की ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो कम समय में अधिक पैदावार दे सके और इन बीजों को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है राष्ट्रीय बीज निगम। आइए एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय बीज निगम पर। एनएससी का उद्देश्य आधारीय व प्रमाणित बीजों का उत्पादन करना। एनएससी की स्थापना साल 1963 में हुई। वर्तमान में करीब 80 फसलों की 621 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रहा है। देश भर में इसके 8 फार्म और लगभग 12,500 पंजीकृत बीज उत्पादक है। बीज उत्पादन में अधिक जोर तिलहनों, दलहनों, संकर प्रजातियों व सब्जियों पर है। बीजों की गुणवत्ता जांच के लिए 4 प्रयोगशालाएं कार्यरत है। इस साल आयोजित कृषि मेले में एनएससी के तहत बीजों का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन सब्जियों के बीज शामिल थे। मेले में लगे स्टॉल में ज्यादातर सब्जी बीज किट की मांग रही, जिसे शहरी क्षेत्रों में लोग अपने किचन गार्डन या टेरिस पर लगा सकते हैं। और हमने एनएससी के लिए एक प्रदर्शनी लगाई है और ये प्रदर्शनी का मेन कारण है कि जितना भी फार्मर्स को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और सीड के बारे में पता लग सके, एनएससी के कार्यक्रम के बारे में पता लग सके। एनएससी ने अपने कार्यक्रम के अंदर सभी प्रकार के वेजिटेबल्स और दूसरे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट और अदर बीजों के बारे में पूरी की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन यहाँ किया है तथा फार्मों को उचित से उचित रेट पे सीड प्रदान करने के लिए भी पूरी कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कितने भीड़ है यहाँ पे और सब फार्मर्स को एनएससी का सीड की रिक्वायरमेंट है और वो उचित रेट पे उनको प्रदान किया जा रहा है। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट जो समर के अंदर जो सीड लगेगा उसका बीज प्राप्त उनको हो सके तथा वेजिटेबल्स की सीड की प्राप्ति उनको हो सके, जिससे कि उनकी उन्नत बढ़े, उनका इनकम बढ़े और किसानों के हित के लिए हमने ये प्रदर्शनी लगाई है। और ये प्रदर्शनी हर साल जब भी अपने पूसा में एग्जीबिशन लगता है और अन्य प्रदर्शनियाँ भी हम लगाते हैं, जिससे कि किसानों की तरफ हमारी रीच अधिक से अधिक हो सके और किसानों को हमारे बीज का फ़ायदा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। हम यहाँ पर फार्मरों को जो किचन गार्डनिंग से रिलेटेड जो सब्जियों के बीज हैं वो यहाँ पर विक्रय कर रहे हैं। किचन गार्डनिंग में एक दिल्ली में स्पेस बहुत कम होता है, तो किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग फार्मर्स अपने कर सकते हैं। घर में अगर थोड़ी सी भी जगह है या छत है, वहाँ पर फार्मर ये सब्जी के बीज उगा सकते हैं। एनएससी का मेन फोकस जो रहता है क्वालिटी सीड फार्मरों को प्रोवाइड करने के लिए रहता है। हमारा जो बीज का एक जो महत्वपूर्ण योगदान है, 15 से 20% जो पैदावार है, बीज एक अच्छी क्वालिटी का अगर हो तो 15 से 20% तक पैदावार फार्मर अच्छा बीज लेकर के उत्पादन ले सकता है। साथ ही साथ अगर उसमें दूसरी जो इनपुट्स हैं उनको भी अगर समय से और सही मात्रा में डाला जाए तो उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और 50% तक फार्मर ज़्यादा अपनी पैदावार ले सकता है। मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जो अगर अपने दूसरी जो फसलें अगर लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, तो मिट्टी की मृदा की अपनी वो अवश्य जांच कराएं, ताकि उनको जो दूसरे इनपुट हैं उनको जो खर्चे होते हैं उनमें अपने खर्चे को काफ़ी हद तक कम किया जा सके।
किसानों की बेहतर आय के लिए बीज निगम सदैव ही तत्पर रहा है। इसके अलावा उचित मूल्य पर सब्जी किट की शुरुआत की है, जिससे शहरी और अर्ध शहरी लोग अपनी छतों पर आसानी से रसायन रहित सब्जी उगा सकेंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, एक समय ऐसा था जब राजस्थान के हर घर के अंदर ऊंट मिला करते थे। ये इतना ही सहज था जैसे कि गाय या फिर भैंस का पालन करना। लोग अपने घरों में ऊंट को पाला करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब इनकी संख्या कम होती जा रही है, वैसे वैसे ऊंट पालन का जो एक लोगों के अंदर चाव था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन आज भी राजस्थान के कई लोग ऐसे हैं जो कि ऊंट पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। राजस्थान एक मासूम से पशु के लिए भी जाना जाता है, जिसे ऊंट कहा जाता है। ये लहजा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऊंटों की घटती संख्या इसी तरफ इशारा कर रही है। हालांकि पहले ऐसे हालात नहीं थे। पहले इस पशु का कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इस मांग के कारण लोग इसे पालना पसंद करते थे। लेकिन ऊंट के उपयोग का घटता दायरा उनकी संख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब ऊंट किताब के पन्नों तक सिमट के रह जाएंगे। राजस्थान के स्थानीय पशुपालकों से जब इस बारे में बात की गई, तो वे भी ऊंट पालन के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इससे उन्हें मुनाफा कम और खर्च ज्यादा होता है। हालांकि पहले सरकार की ओर से कुछ राशि दी जाती थी, लेकिन उसे बंद कर देने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कि ऊंट के दूध में पाए जाने वाले औषधीय गुणों से हर कोई वाकिफ है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ऊंटनी के दूध से बनने वाले उत्पादों से काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे ऊंट पालन के लिए लोगों की रुचि भी बढ़ेगी और ऊंटों की संख्या में भी इजाफा हो सकेगा। ऊंटनी के दूध के औषधीय गुण। इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है। कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊंटनी के दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज तत्व मौजूद होते हैं। बीकानेर के अंदर जो केंद्र है वो देखने बहुत सारे लोगों को उनका जो प्रदर्शन है वो दिखाए जाते हैं कि ऊंट की उपयोगिता कितनी है और ऊंट हमारे लिए कितना उपयोगी है। खासकर इनका जो दूध है उसमें कई एक गुण हैं, जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को गाय के दूध में जो लैक्टोज है उससे दिक्कत आती है, जिसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंसी, वो ऊंट के दूध पीना उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। ऊंट का दूध जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसकी कम मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऊंट के दूध का महत्व गाय के बराबर माना गया है। ऊंट के दूध में भरपूर जो ऊर्जा है, प्रोटीन है और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही पोटेशियम, आयरन जो मिनरल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिंक है, ये इसके दूध में अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि ऊंट का दूध राजस्थान राज्य में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। दूध की मात्रा भले ही कम है, लेकिन उसका जो महत्व है, न्यूट्रिशनल जो इम्पोर्टेंस है, जो न्यूट्रिशन का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ऊंट के दूध में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए, हार्ट यानी जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए, और साथ ही कैंसर के लिए एंटीऑक्सीडेंट इसके दूध में पाए जाते हैं।
ऊँट का दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियों के लड़ने के लिए ये हमें एक प्रतिरोधक क्षमता शरीर को प्रदान करता है। इसका जो प्रोटीन है उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लैक्टोज की मात्रा कम है। यही कारण है ऊँट का दूध गाय के दूध के बराबर माना गया है। साथ ही जिन लोगों को लैक्टोज से सहन करने की क्षमता नहीं है, उनके लिए ऊँट के दूध की रिकमेंडेशन वैज्ञानिकों ने बताई है। और डायबिटीज़ और जो कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट के लिए ये जो दूध है, विशेष जो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऊंट एक ऐसा पशु है जिसे कम देखभाल की जरूरत है, लेकिन इनकी घटती संख्या इस ओर इशारा कर रही है कि इन्हें फिलहाल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी ऊँटों की तस्वीरों को देखकर नहीं बल्कि इनमें सवारी करके लुत्फ उठा सके। तो अभी आपने ऊंट पालन के संबंध में ली कुछ विशेष जानकारियां। आई कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाए जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नया दौर के इस सफर में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के पाली जिले में स्थित ग्राम पंचायत बर में और दिखाएंगे कि कैसे इस गांव ने अपनी जागरूकता और कड़ी मेहनत से देश में एक नई पहचान बना ली है। देखिए डीडी किसान पर नया दौर 21 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। आज के समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं आगे ना हो। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल मधुमक्खी पालक महिला से जो कि वर्षों से कर रही हैं मधुमक्खी पालन और किस तरह इन्होंने इसकी शुरुआत की। आज के समय में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वो अपनी मधुमक्खियों को सैर करवाती हैं और किस तरह से उन्नत शहद का उत्पादन कर रही हैं। आइए उनके बारे में तमाम जानकारियाँ हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसके बारे में सटीक जानकारी होना उस व्यवसाय की सफलता की पहली सीढ़ी होता है। विषय के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आगे बढ़ने और संभावित नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए हमारे देश की युवा पीढ़ी कृषि या पशुपालन से जुड़ने से पहले उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आज हम जिन मधुमक्खी पालक की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने करीब 15 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने के प्राकृतिक खेती को चुना और प्राकृतिक खेती करते करते मधुमक्खियों से इतनी प्रभावित हुई कि मधुमक्खियों के साथ काम करने की ठानी और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मधुमक्खियों की आदतों और व्यवहार पर अध्ययन किया।
स्टार्टअप के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। हम लोग बेसिकली हमने भी 15-16 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है और उसके बाद कुछ ब्रेक लेने के बाद हमारा जो ध्यान आकर्षित हुआ वो था कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर। तो नेचुरल फार्मिंग को एक्सप्लोर करते करते हमारा ध्यान मधुमक्खियों की तरफ आकर्षित हुआ। मधुमक्खियाँ और मधुमक्खियों का जो अपना संसार है वो सिर्फ शहद तक ही सीमित नहीं है, वो इतना सर्वव्यापी है कि उसकी महानता और उसके रोल का, उनके सहयोग का, उनका रोल का पूरे संसार में कोई सानी नहीं है। तो ये बात हमें काफ़ी दिमाग में घर कर गई और उसके बाद हमने कुछ इसी क्षेत्र में एपीकल्चर जिसे कहा जाता है, मोहन पालन जिसे किया जाता है, उसी क्षेत्र में काम करने का अपना निश्चय किया। नीरू जहां मधुमक्खियों के व्यवहार को बखूबी समझती है, वहीं वो माइग्रेशन मॉडल पर काम करती है, जिसके तहत वो मधु पेटियों को अलग अलग राज्यों में ले जाती है, जहां विभिन्न प्रकार की फसलों और पौधों से मधुमक्खियों को भोजन कराया जा सके। वो मानती है कि जब पर्याप्त फूलों का अभाव हो, तब चीनी के घोल से मधुमक्खियों को भोजन देने से बेहतर होता है अन्य स्थानों में ले जाना। इस समय उनके पास सरसों, धनिया, लीची, तिल, बेर का शहद उपलब्ध है। अब शहद के बारे में बात करें तो शहद ऑफ कोर्स मक्खियों द्वारा ही बनाया जाता है, ये कोई कृत्रिम शहद नहीं है। जितने भी आप हमारे टेबल पर शहद देख रहे हैं ये बेसिकली भिन्न भिन्न फूलों से और भारत के कई राज्यों में ले जाके मक्खियों को ले जाकर वहाँ उनके साथ काम करके इन शहद का उत्पादन किया जाता है। शहद के लिए हमें अलग अलग जगह इसलिए जाना पड़ता है, या जिसे माइग्रेशन मॉडल कहते हैं कि माइग्रेशन मॉडल पे इसलिए काम करना पड़ता है क्योंकि एक खास मौसम, किसी खास किस्म का फूल जिसमें कि नेक्टर बन रहा है, पराग और मकरंद बन रहा है, उसके संग संग हमें मक्खियों को सपोर्ट करनी पड़ती है। मक्खियाँ अपना काम स्वयं करने के लिए काफ़ी कैपेबल हैं, उनको थोड़ा सा हम दिशा देते हैं और बाकी सारा काम मक्खियाँ ही करती हैं। तो उन मक्खियों के सहयोग से जो हमने अलग अलग शहद का उत्पादन किया है और अलग अलग राज्यों में जाके किया है, उसमें से आज हमारे पास सरसों के फूल का शहद, धनिया के फूल का शहद, बेर के फूल का शहद, देसी तिल का शहद, लीची के फूल का शहद जो कि उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, एमपी और राजस्थान, गुजरात इत्यादि ये राज्य में मैं खुद अभी तक घूम चुकी हूँ और हम अपनी मक्खियों के संग वहाँ पे माइग्रेट करके शहद का उत्पादन कर चुके हैं। और मेरी इच्छा है कि मैं कुछ एक बेहतरीन शहद जो कि कश्मीर के माने जाते हैं और हिमाचल के और हायर एल्टीट्यूड पे, हिमाचल पे हालांकि हमने किया है बट इस साल भी हमारा पूरा प्लान है हिमाचल जाने का और कुछ और बेहतरीन शहद की उत्पादन करने का। नीरू मानती है कि अगर मधुमक्खियां ना हो तो मानव प्रजाति खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। मधुमक्खियां पर परागण करके फसल उत्पादन में भी सहयोग करती है, इसीलिए नीरू व्यवसाय के दौरान मक्खियों के जीवन चक्र में कोई बाधा नहीं पहुंचाती। अब शहद का मतलब सिर्फ शहद ही नहीं है, मैं कुछ मधुमक्खियों के रोल के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मधुमक्खियाँ जो हैं पर परागण का काम जितनी शिद्दत से करती हैं, और पर परागण का मतलब कि एक फूल से एक पराग जो कि स्वायत्ता से किया जाता है, उसमें हमारा खाने का जितना फीसदी हिस्सा मक्खियों की वजह से है उसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मक्खियाँ ना हो तो हम मानव प्रजाति को ख़त्म होने में 3 साल से कम का समय, मतलब हमारे पास सिर्फ 3 साल का ही वक्त है, उससे भी कम है। मक्खियाँ ख़त्म तो अगली प्रजाति सिर्फ मनुष्य होने वाला है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि मोहन पालन हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो जितने अच्छे तरीके से, जितने अनकॉम्प्रोमाइज़ तरीके से कर सकें ताकि वो प्रॉस्पर करें। हमारे लिए मक्खियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, बाकायदा उससे ज़्यादा उसके बाद हमारे लिए शहद आता है। हम चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट, वातावरण देके उनका लाइफ साइकिल बना रहे और वो फलती फूलती रहें, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे लिए शहद आता है। आज का युवा वर्ग भविष्य में आने वाली समस्याओं से अवगत है, इसीलिए युवा स्टार्टअप के जरिए जहां आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं मौजूदा समस्याओं के समाधान भी खोज रहे हैं।
तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल मधुमक्खी पालक से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।